क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कई लोग अपनी जिंदगी में खुशी और मीनिंग ढूंढ पाते हैं और कई नहीं ढूंढ पाते? वो कौन सी चीजें होती हैं जो हमें हैप्पी और फुलफिल्ड फील कराती हैं? लोगों ने इन क्वेश्चंस का आंसर पैसा, खाना, भगवान और ना जाने कौन कौन सी जगहों में ढूंढा है। और तभी हमारी जिंदगी काफी आसान बन सकती है अगर हमें ये पता चल जाए कि दूसरे लोगों के लिए खुश रहने के लिए कौन सा तरीका काम करा और कौन सा नहीं। अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट जोनाथन हाइड की द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस एक ऐसी साइकोलॉजी बुक है जो हमारे पास्ट के सबसे महान थिंकर्स के आइडियाज को साइंस की मदद से टेस्ट करती है और उनकी विजडम को आसानी से समझ आने वाले 10 प्रैक्टिकल आइडियाज में डिवाइड करके हमें ये बताती है कि हैप्पीनेस कैसे हासिल करी जाती है। ये बुक उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि एक सुखी जिंदगी कैसे जी जाती है और हमें अपनी लाइफ किन प्रिंसिपल्स पर जीनी चाहिए। चैप्टर 1 द डिवाइडेड सेल्फ। सबसे पहले चैप्टर में जोनाथन ने बताया है कि हमारा माइंड कई अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और सबसे जरूरी डिवीजन होता है हमारे दिमाग में चलने वाले कॉन्शियस वर्सेस ऑटोमेटिक प्रोसेसेस का, जो कई बार एक दूसरे को अपोज करते हैं। जैसे जब भी आप कोई गोल सेट करते हो तब आप शुरू में बहुत मोटिवेटेड होते हो, पर धीरे धीरे आप उसे भूल ही जाते हो। ये इसलिए क्योंकि आपका दिमाग एक सिंगल यूनिट नहीं है, उसमें मौजूद हर पार्ट आपको एक अलग डायरेक्शन में खींच रहा होता है। बुक में ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरह से एक रैशनल इंसान एक जंगली हाथी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता, वैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड कंटिन्यूसली अनकॉन्शियस माइंड की मोटिवेशंस के साथ नेगोशिएट कर रहा होता है ताकि उसे कुछ पॉजिटिव आउटकम मिल जाए। और तभी सेल्फ इंप्रूवमेंट का गोल है अपने अंदर मौजूद इसी जंगली हाथी यानी इमोशंस, गट फीलिंग्स या अपने बेसिक मोटिवेशंस को जबरदस्ती बदलने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करना। जैसे अगर आपके दोस्त ने आपसे ढंग से बात नहीं करी और आप इस वजह से काफी दुखी महसूस कर रहे हो, तो उस समय पर आपने अपने रैशनल माइंड की मदद लेनी है अपने ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने में, ताकि आपके माइंड में मौजूद वो जंगली हाथी कुछ गलत कदम न ले ले। ये एडवाइस काफी जरूरी है अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए और अपनी ओवर थिंकिंग कम करने के लिए। चैप्टर 2 चेंजिंग योर माइंड। ये चैप्टर बताता है कि इवन दो हमारी हैप्पीनेस आउटर सर्कमस्टेंसेस और इवन हमारे जीन्स की वजह से भी इन्फ्लुएंस हो सकती है, हम अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं अपनी थिंकिंग और अपने ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करके। ये पॉसिबल हो सकता है 3 तरीकों से। सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन, जो हमारे पेसिमिज्म या नेगेटिव थिंकिंग को ऑप्टिमिज्म में बदल सकता है। दूसरा तरीका है कॉग्निटिव थेरेपी, जो स्टोइसिज्म फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है और इसमें आप एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट से बात करते हो जो आपकी थिंकिंग और बिहेवियर को चेंज करने में मदद करता है। इस टाइप की थेरेपी लोगों की एंजाइटी कम करके उन्हें ज्यादा हैप्पी बनाने में सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। और तीसरा तरीका है एक सेरोटोनिन बढ़ाने वाली मेडिकेशन लेना, जैसे कि प्रोजैक। अपनी हैप्पीनेस को हेल्दी लेवल्स पर लाने का ये तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और इस स्ट्रेस की वजह से उनके दिमाग में फिजिकल चेंजेस आ चुके हैं। चैप्टर 3 रेसिप्रोसिटी विद अ वेंजेंस। ज्यादातर जानवरों की लाइफ काफी सोशलाइजेशन से भरी होती है, पर बाकी स्पीशीज के बीच हम इंसान अल्ट्रा सोशल कहलाते हैं, यानी हम छोटे छोटे ग्रुप्स में भी रह सकते हैं और बड़ी बड़ी सोसाइटीज में भी। यही रीजन है कि क्यों जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब पहले से ही सड़कें बनी हुई हैं, स्ट्रीट में लाइट्स हैं और अगर आप एक अनजान इंसान से कोई छोटी मोटी मदद भी मांग लेते हो तो चांसेस हैं कि वो आपको मना नहीं करेगा। यानी हम इंसानों के बीच ये अग्रीमेंट हुआ पड़ा है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है और हम सबसे अलग होकर नहीं रह सकते। एवोल्यूशन की नजर में ये बिहेवियर सेल्फिश जीन के कॉन्सेप्ट से समझाया जाता है। यानी अगर आपने एवोल्यूशन की गेम में जीतना है तो आपने कुछ भी करके अपने जीन्स अगली जनरेशन में पहुंचाने हैं। आपके बच्चे और आपके भाई बहन आपके साथ 50% जीन्स को शेयर करते हैं, आपका भांजा भांजी आपके साथ 25% जीन्स शेयर करते हैं और आपके कजन्स आपके साथ 12.5% जीन्स शेयर करते हैं। और एवोल्यूशन की नज़र में जितना जोखिम आप अपने 8 कजन्स की जिंदगी बचाने में लगाओगे, उतना ही जोखिम आपको अपने 2 बच्चों को बचाने में लगाना चाहिए। पर जब हम अननोन लोगों को भी अपने बच्चों या भाई बहन जैसा ट्रीट करने लगते हैं तो हमारे एक दूसरे को मदद देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कई लोग हमारी इस लेन देन करने की इंस्टिंक्ट का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और बदले में हमें दुख देकर चले जाते हैं। इसी वजह से हम बोलते हैं जैसे को तैसा।
इसका मतलब चाहे आपको कोई प्यार दे या फिर धोखा, रेसिप्रोसिटी की समझ आपको इमोशनली स्टेबल और फुलफिल्ड रहने में मदद कर सकती है। चैप्टर 4, द फॉल्ट ऑफ अदर्स। अल्ट्रा सोशल होने की एक और साइड है दूसरों को मैनिपुलेट करना, बिना खुद ये जाने कि आप कुछ गलत कर रहे हो। ज्यादातर हम दूसरों के बारे में ये सोचते हैं कि भाई इसको अपनी गलती और बेवकूफ़ी क्यों नहीं समझ आ रही, और वो सेम चीज़ आपके बारे में सोच रहे होते हैं। पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर अपनी गलतियों को इग्नोर करने की एक बायस होती है। अगर हमें सीधा सीधा हमारी गलती बता दी जाती है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये बायस हमारे रिलेशनशिप्स को खराब करता है। इसी वजह से हम अपने कॉग्निटिव बायसेस को कमजोर बना सकते हैं कॉन्शियसली अपनी गलतियों को ढूंढने में एफर्ट लगा के, और अपनी उस गलती या कमी को एडमिट करके। चैप्टर 5, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ये एक कॉमन नॉलेज है कि हम खुशी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं ढूंढ सकते, और खुशी बस हमारे अंदर से ही आती है। पर जॉनथन का बोलना है कि एक सुखी लाइफ में कई एक्सटर्नल चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, जैसे हम पैसों को कैसे खर्च करते हैं और किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। यही रीज़न है कि क्यों जिन लोगों के सोशल कनेक्शंस ज़्यादा नहीं होते या फिर उनके रिलेशंस की क्वालिटी बेकार होती है, वो हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं। इसके साथ ही आपकी हॉबीज और आपके गोल्स भी आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। स्पेसिफिकली जॉनथन ने बताया है कि पैसा या स्टेटस के पीछे मत भागो, बल्कि अपने काम में एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश करो, और ऐसा काम करो जिसको करते करते आप फ्लो स्टेट में चले जाते हो। ये वो स्टेट है जो एक चैलेंजिंग पर मैनेजेबल काम को करते हुए आती है। चैप्टर 6, लव एंड अटैचमेंट्स। बचपन से ही दूसरे लोगों से अटैचमेंट्स हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती आई हैं, पर जॉनथन के हिसाब से हमें अपनी रोमांटिक लव की डिजायर पैशनेट लव से नहीं बल्कि कंपैशनेट लव से पूरी करनी चाहिए। पैशनेट लव वो होता है जो रिलेशनशिप की शुरुआत में बहुत स्ट्रांग होता है, पर टाइम के साथ साथ वो प्यार कम हो जाता है। दूसरी तरफ कंपैशनेट लव का मतलब है हर इंसान के लिए ही पॉजिटिव फीलिंग्स रखना और उन्हें प्यार से ट्रीट करना। इस तरह का प्यार आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराता है, क्योंकि आप दूसरों को अच्छा फील करा रहे होते हो और अपने सोशल कनेक्शंस को मजबूत बना रहे होते हो। चैप्टर 7, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इस चैप्टर में जॉनथन ने जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे को कोट करते हुए बोला है, What doesn't kill me makes me stronger। पर ये हर इंसान के लिए सच नहीं है, क्योंकि कई लोगों को मुश्किलें PTSD यानी पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देकर चली जाती हैं, और तभी हमें ये सीखना जरूरी है कि हम मुश्किलों के वजन के नीचे दबने से कैसे बचें और उसे अपनी ग्रोथ के लिए कैसे यूज करें। रिसर्च बताती है कि ये हमारी सेल्फ इमेज पर डिपेंड करता है। जैसे जब हमारा पार्टनर हमें रिजेक्ट कर देता है या फिर हमारा बिजनेस फेल हो जाता है, तब हम अपने आप को एग्जामिन करने लग जाते हैं कि क्या हमारे में कोई कमी है जिसकी वजह से हमें ये लॉस झेलना पड़ रहा है। ये स्पेशली ट्रू है यंग एडल्ट्स के लिए, जो लाइफ में मीनिंग और अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं। तो जब भी उनका कोई ब्रेकअप होता है या फिर वो फेल हो जाते हैं, तब उन्हें अपने अंदर झांकने और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका मिल जाता है। चैप्टर 8, द फेलिसिटी ऑफ वर्च्यू। इस चैप्टर में जॉनथन ने बुद्धा की एडवाइस शेयर करी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अपना ध्यान अच्छे और नेक काम करने पर लगाओ, उन्हें बार बार दोहराओ और तब आपको खुशी मिलेगी। एक नादान इंसान सिर्फ तब तक खुश रहता है जब उसके बुरे काम उसकी जिंदगी को बुरा नहीं बना देते, पर एक अच्छा इंसान सिर्फ तब तक दुखी रहता है जब तक उसकी अच्छाई बाहर नहीं आ जाती। आज के समय पर ज्यादातर लोगों को शुरू से अच्छाई और बुराई का मतलब तो सिखाया जाता है, पर उन्हें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि अच्छे से बिहेव कैसे करा जाता है। सो अपनी मोरालिटी को प्रैक्टिस करने के लिए आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो जिसमें आपको कई फिक्स्ड रूल्स को फॉलो करना होगा। बहुत सारे रूल्स हमें सोसाइटी भी देती है, और बाकी रूल्स हम फिलॉसफीज, रिलीजन या किसी ऐसे सर्कल में ढूंढ सकते हैं जिसके मेंबर्स हमारे जैसे ही बिलीफ शेयर करते हैं। जितना आप अपनी वैल्यूज को क्लियरली डिफाइन करोगे और उन्हें फॉलो करोगे, उतना ही आप फिजिकली और साइकोलॉजिकली हेल्दी रहोगे। चैप्टर 9, डिविनिटी विद और विदाउट गॉड। चाहे हम इंसानों की साइकोलॉजी को स्टडी करें या फिर डायरेक्टली रिलीजन को स्टडी करें, ये बात तो क्लियर है कि भगवान या एक भगवान जैसा आइडियल हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। चाहे आप एक आस्तिक हो या फिर एक नास्तिक हो, हमारे माइंड में एक मीटर होता है जो हमें बताता है कि एक चीज कितनी पवित्र या फिर अपवित्र है।
हमारे पास्ट के हर कल्चर के पास किसी ना किसी तरह का रिलीजन ज़रूर होता था, क्योंकि रिलीजियस एक्सपीरियंसेस जैसे रात में तारों से भरा आसमान देखना या फिर काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर को हैरानी के साथ अप्रिशिएट करना हमें ज़्यादा हैप्पी और फुलफिल्ड फील कराता है। हमें ऐसा लगता है कि ये ब्यूटी हमें हमारी रोज़ की डल रियलिटी से ऊपर उठा रही है, और तभी हमें या तो इन एक्सपीरियंसेस को डायरेक्टली रिलीजियस प्रैक्टिसेस में ढूंढना चाहिए या फिर आर्ट और नेचर जैसी चीज़ों में। चैप्टर 10 हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बिटवीन। इस चैप्टर में जोनाथन ने लाइफ का मीनिंग डिस्कस करा है और बताया है कि ज़िंदगी का पर्पस होना काफ़ी अलग है ज़िंदगी में पर्पस होने से। दो मेन चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में पर्पस ऐड करती हैं वो है प्यार और काम। यानी आपने अपनी ज़िंदगी उन लोगों के साथ शेयर करनी है जिनकी आप केयर करते हो, और अपने काम में मीनिंग ढूंढने के लिए ये पक्का करो कि आप सिर्फ उन्हीं कामों में हाथ डालो जो आपको अपनी पोटेंशियल को यूज़ करने का मौका देते हैं और आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन करते हैं। जैसे एक स्टडी में देखा गया कि जो हॉस्पिटल में काम करने वाले क्लीनर्स ये मानते थे कि वो उस टीम का हिस्सा हैं जो लोगों की जान बचाती है, वो क्लीनर्स ज़्यादा खुश थे बजाय उन क्लीनर्स के जो अपने काम को गंदा और यूजलेस समझते थे।